अब बात करेंगे सेहत आमा से मुतालिक और एक ऐसा इशू जो ख़ास तौर पे जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, नौज़ायदा बच्चों की बात करते हैं, तो वो ना तो खुद बता सकते हैं। अगर उन्हें कोई उनको महसूस हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो, तकलीफ़ महसूस हो रही हो, तो वो ज़ाहिर है बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते। लेकिन इतनी उम्र में अगर बच्चों को कोई ऐसी बीमारी होने लगे जो आगे जाके उनके लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाए, तो उसका पता कैसे चले। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में अंधेपन की बीमारी हो जाने, नौज़ायदा बच्चों में, फिर वो आगे जाके मज़ीद अगर सीवियर हो जाए तो बड़ी परेशानी का सबब बनती है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पता चले पेरेंट्स को कि बच्चे जो हैं वो इस मरहले से गुजर रहे हैं। और बेसिकली ये प्रीमेच्योर बच्चों में होता है, यानी कि जिनकी बर्थ जो है वो 7वें महीने में मुमकिन तौर पर उसके बाद होती हैं, तो ये उनके अंदर ये मसला ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पैट्रिक एसोसिएशन फेडरेशन सिंध के जो सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जमालवी साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो ROP है, ये मर्ज़ बेसिकली है क्या, और फिर ये क्या पैदा होते के साथ ही होता है या आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा इसका शिकार होता है? एक्चुअली देखें, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ये दो लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है कि रेटिना जो है, रेटिना आँख का वो हिस्सा है, वो पर्दा है जिसमें कि तमाम रोशनी, तमाम रंग वो अक्स वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो जनरेट होते हैं और दिमाग के जिस हिस्से में उसको पहुँचाना है और जहाँ से समझना है वो उस हिस्से में ट्रांसफ़र करता है। ये रेटिना का काम है। रेटिना तो बन जाता है अर्ली एज में, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, लेकिन उसकी जो खून की सप्लाई है वो 16वें हफ्ते से शुरू होती है। वेसल्स बनना शुरू होती हैं, यानी माँ के पेट के अंदर 16वें हफ्ते से शुरू होती हैं और ये 40 हफ्ते तक ये अमल चलता रहता है। अब एक्चुअली अब इसका दूसरा वर्ड क्या है? प्रीमेच्योरिटी। 40 हफ्ते तक, 40 हफ्ते तक माँ के पेट के अंदर। और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी अगर कोई बच्चा अर्ली स्टेज में, जैसे आपने कहा कि 7 महीने पर डिलीवर होते हैं, यानी 28 वीक पर डिलीवर हो रहा है, तो वो तकरीबन 12 हफ्ते पीछे है। 12 हफ्ते का मतलब हो गया 3 महीना, यानी कि फुल टर्म जिसकी फुल टर्म नहीं डिलीवरी हुई, यानी उसको 40 वीक्स तक उसके आँख में उस वेसल्स को, जो कि खून की नालियाँ हैं जो उसको खून पहुँचाती हैं रेटिना तक, वो ग्रो नहीं होती हैं। वो वहाँ पे स्टक होती हैं। अच्छा, इंसानी जिस्म में सेल्स जब बन रहे होते हैं, जब बॉडी बन रही होती है ना, तो एक अमल होता है एपोप्टोसिस का। जैसे हमारा पंजा बनता है फिक्स इस तरह से, इसके यदि बीच में उंगलियां कटती हैं, ये एपोप्टोसिस होता है, ये सेल कटते हैं और ये फिंगर ऐसे हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जिस्म के हर हिस्से में ये होता है, यानी कुछ वेसल्स बन रही होती हैं और कुछ वेसल्स टूट रही होती हैं। वो ये अमल चल रहा होता है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल अमल चल रहा होता है। लेकिन जो बच्चे अर्ली डिलीवर हो जाते हैं तो उनका बनने का अमल रुक जाता है और टूटने का अमल जारी रहता है। तो फिर वो प्रीमेच्योरिटी की वजह से रेटिना पे लेकिन द पॉइंट इज कि नॉट एवरीवन गेट्स अफेक्टेड बाय इट। आई मीन नहीं, अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एक तो प्रीमेच्योरिटी, वक्त से पहले पैदा हो जाना। नंबर 2, कमजोर पैदा होना, यानी लो बर्थ वेट। इसमें यह है कि जो बच्चे 1500 ग्राम से, यानी 1.5 किलो से कम के पैदा होते हैं, लाइक 1250 ग्राम के, 1000 ग्राम के, 750 की भी हमने देखे बच्चे डिलीवर होते हैं। ठीक, तो ये बच्चे डिलीवर होते हैं तो इनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर ऐसे बच्चे जो कि इतना अर्ली स्टेज पे डिलीवर होते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको मेडिकल अटेंशन और सीकिंग की जरूरत है। इसकी तशखीस कैसे होती है? हाँ, तो अब क्या होता है, अगर ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन लगाई जाए तो वो मजीद ज़्यादा प्रॉब्लम करती है प्रीमेच्योरिटी में, रेटिना पे इफेक्ट करने में। यानी वो फ्रेजाइल हो जाती है उसकी वेसल्स और फिर वो ज़्यादा तेज़ी से टूटने लगती है। यानी कि और जब बच्चे ज़ाहिर है कि इस एज में इतनी प्रीमेच्योर उनकी बर्थ होती है तो उनको इंक्यूबेशन में रहते हैं। हाँ, इंक्यूबेटर्स में वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम हर बच्चे को रखें, लेकिन अगर हमें शक होता है या बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर है, जैसे 28 वीक से भी कम है, वेट उसका जो है 1250 ग्राम से भी कम है, तो फिर उसको मेडिकल अटेंशन देनी पड़ती है और फिर वो इंक्यूबेटर में क्या होता है? इंक्यूबेटर में हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली उसका वो मकसद है, और आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से जो उसको इन्फेक्शन मिल रहा होता है उससे हम बचाने की कोशिश। अच्छा, अब ये ज़रा बताइए कि ये स्क्रीनिंग फिर किस लेवल पे होती है और माँ बाप कौन सी ऐसी सिम्टम्स देखें तो वो जाके स्क्रीनिंग के लिए? माँ बाप के पहुँचने से पहले ही, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 40 वीक्स तक ग्रोथ हो रही है, 40 वीक्स तक, तो ऐसे बच्चे
जो प्री मैच्योर डिलीवर हो रहे हैं, जो लो बर्थ डिलीवर हो रहे हैं, या जिनको किसी वजह से मेडिकल अटेंशन देनी पड़ी, आपने उसको ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन के डिफरेंट कैटेगरीज है, यानी आप नॉर्मल ऑक्सीजन लगा रहे हैं लो लेवल पे, आप सीपैप से लगा रहे हैं, आप वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं उसको किसी वजह से, तो इनको आपने हाई ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन दी है उतने ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉब्लम होने। तो अब हमें ये, अब वी आर द ड्यूटी बाउंड, द डॉक्टर्स, द मेडिकल स्टाफ, कि वो फिर कंसर्न करेगा आई डिपार्टमेंट से और उसको वहाँ पे कांटेक्ट में लेगा कि भाई ये बच्चा अब हमारे पास से सेफ लाइफ होकर निकल गया है, अब हम आपको इसका पास रेफर कर रहे हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद द उसका फिर क्या करते हैं डॉक्टर, क्या इलाज होता है? देखिए बात ये है कि इसमें बहुत सारी, पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है लेकिन स्टडीज़ हैं। स्टडीज़ ये कहती है कि 21 to 45% तक के बच्चे जो हैं जिनको मेडिकल अटेंशन दी जाए या प्री मैच्योर लो बर्थ वेट हो, तो इतने % के बच्चे जो होते हैं इनको आई में, रेटिना में प्रॉब्लम आ सकती है, आई डिफरेंट स्टडीज़ में। अच्छा, अब इंटरनेशनल स्टडीज़ तो और ज़्यादा कहती है, वो तो कहती है मोर देन 50% 60% बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने 2 कैटेगरी में डाला है, हाई इनकम कैटेगरी एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। हम बेसिकली मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, तो हमारे यहाँ इस ज़्यादा है। फिर भी हमारे यहाँ फिर अगर आप देखें तो फिर ये डिवाइड होता है 2 में। एक वो बच्चे जिनको कि मेडिकल अटेंशन मिल रही है, यानी हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जैसे इन माई हॉस्पिटल हमारी आई वालों से कंसर्न है कि हमारे पास कोई भी प्री मेच्योर बेबी आता है, लो बर्थ वेट आता है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वी रेफर दिस चाइल्ड टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कि भाई अब आप इसको एग्जामिन करें, आप देखें कि इसके अंदर रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी का प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक, एंड देन दे फॉलो एटलीस्ट फॉर 40 वीक्स, यानी 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। डे 1 से लेकिन सर मुझे एक चीज़ समझाइए, जो आपने ये तो आपने बता दी 28 वीक का, 7 वीक्स का, लेकिन फुल टर्म प्रेगनेंसी में बाज़ का 36 वीक्स, 37 वीक्स, 38 वीक्स, तो वो सारे एट रिस्क? नो। देखिए बात ये है कि अगर बच्चा 36 वीक 37 वीक तक डिलीवर होता है तो फिर उसके चांसेस बहुत नॉमिनल और मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो गए चांसेस, क्योंकि उसकी आई ग्रो हो चुकी है, ठीक है ना, तो उसमें रेटिना फॉर्म हो चुका है। अब मैंने आपको बताया ना 16 वीक से शुरू होता है, 40 वीक तक जाता है, तो अब आप 28 वीक पे बेबी डिलीवर हो गया, वो वहाँ तो प्रोसेस सीज हो गया ना, उसका ग्रोथ का प्रोसेस सीज हो गया। अब जो मजीद है, अब वो बीच में गैप भी आया, अब वो हफ्ता रुका है हॉस्पिटल में, 2 हफ्ता रुका, जितना भी रुका ये भी गैप है, तो हमें उसको 40 वीक्स तक उसको कम से कम मिनिमम देखना होता है ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, फ्रॉम द डे 1 ऑफ द प्रेगनेंसी, वहाँ से 40 हफ्ते तक अगर हमने कंप्लीट कर लिया उसको। और इसका मेन ट्रीटमेंट आपको पता है, इसकी बेसिकली रेटिनोपैथी के 5 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। जो 4 और 5 है दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक, वहाँ पे ट्रीटमेंट, सर्जरी और बहुत सारे प्रॉब्लम है, एंड अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस अगर नहीं पिक हुआ। लेकिन 1 2 3 में वो कहते हैं कि आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखें, उनको ऑब्जर्व करते रहें और उनको आप देखते रहें और उनको प्रॉपर्ली, यानी अर्ली स्टेज माहिर जो वहाँ पे स्टाफ है उसका होना ज़रूरी है, डॉक्टर्स का और पेशेंट का इसमें बाकायदा कम्युनिकेशन होनी चाहिए इस सारे। ये देखिए बात ये है कि हमारे शोबे में काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने काउंसिल कर दिया अटेंडेंट को कि भाई यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद लाइफ तो सेफ होगी। देखें अब मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस हो गई, ऐसे ही है, अब नीनेटोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अब हमारे यहाँ छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, इवन टर्शरी केयर हॉस्पिटल तो नहीं, मैं आपको सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में जो पेरिफ्रीज हैं हमारी, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स मौजूद है, वहाँ से लग रही है, ठीक है। अब वहाँ पे हम बेबी तो सेव कर रहे हैं। पहले तो देखें एक मशहूर था कि 7 महीने में जो बच्चा डिलीवर होता है उसका बचना मुश्किल है, 8वें में। लेकिन थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। तो अब उसको फिर सेव करने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन मजीद प्रॉब्लम कर रही है, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर वसीम जफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।